स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। पिछले लेक्चर में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हम लोग सारे एजम्पशन बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। तो जो पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंट था उसको हम बता देते हैं। एक नॉमिनल कवर के बारे में हम लोग बात किए थे और जो लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट होता है उसके स्पेसिंग की बात किए थे, ठीक है। और मॉड्यूलर रेशियो जो बताए थे वो वहां से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ सिंगली रेइंफोर्स्ड बीम सेक्शन इन WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रेइंफोर्स्ड बीम सेक्शन किस तरीके से व्यवहार करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ से आप देखेंगे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो पर जो है यूट्यूब पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, 200 300 400 ऐसे कुछ आ रहे हैं। अगर इतने लोग देख रहे हैं रेगुलरली, तो अगर वो क्या कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, कहीं टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, तो हमारे व्यूज थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। तो रेगुलरली आपको हम पूरा RCC पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बनाएंगे यहाँ पर सिंगली रेइंफोर्स्ड बीम सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव वाला हमें पढ़ना है तो ज़्यादा हम चीज़ें नहीं बताएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अगर क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और पेपर में आ सकता है, उन्हीं चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। जितना हम बता देंगे इसी में से पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए एक सेक्शन है जिसकी चौड़ाई B है और इसका डेप्थ जो है, टोटल डेप्थ, वो हमारा क्या है, कैपिटल D है। इसी का बिहेवियर हमें देखना है, ठीक है। थोड़ा सा D नीचे बनाते रहे, ये हो गया आपका D, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सिंगली रेइंफोर्स बीम सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रेइंफोर्समेंट पड़ा होगा, स्टील बार पड़ा है, ठीक है। कल इनके स्पेसिंग की भी बात किए थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, ठीक है। नॉमिनल कवर की भी बात कर चुके थे, ठीक है। चलिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, एक लाइन इधर खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, देखिए रेइंफोर्समेंट जो बार है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कवर, ठीक है। ये हो गया इफेक्टिव कवर। इसको हम लोग क्या करते हैं, D' से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ऊपर से हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, देखिए यहाँ से क्या है, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, गहराई डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। ये हो गया आपका इफेक्टिव कवर और ये आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। कोई भी सेक्शन है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो जो भी इसका एक्सिस है, ठीक है, जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो होगा, ठीक है, वो भी वहीं पर मौजूद रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। चलिए इसका हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बना लेते हैं। थोड़ा मान लेते हैं कि इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जिसकी गहराई टॉप फाइबर से हमारा है X से क्या है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं X से जो है डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फाइबर, ऊपर से है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। B क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन, जो भी सेक्शन है उसकी चौड़ाई है, और D है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। ये क्या है आपका, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब प्रभावी गहराई, ठीक है। टॉप फाइबर से लेकर के जो रेइंफोर्समेंट है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है। अब क्या है WSM में, ठीक है। WSM में क्या कहा जाता है कि एजम्पशन है कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, सारा का सारा ये रेइंफोर्समेंट लेगा, ठीक है। यानी कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाता है, 0 मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको देख करके आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो एजम्पशन है उसी के अनुसार इस सेक्शन को बना लेना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को हम आगे बनाने चल रहे हैं, फिर स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। इस लाइन को खींचना, देखिए जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे की तरफ खींच रहे हैं। स्ट्रेस डायग्राम भी बनाएंगे क्योंकि उसी से काम है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा। पहला चैप्टर थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बाकी आपको
तुरंत कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन में, ये टेंशन में। कंक्रीट के स्ट्रेंथ को 0 कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना, समझना कि क्रैक्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रैक्ड, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रैक्ड कर देंगे। ठीक है, रेड से बना रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला आपका क्रैक्ड है, लेकिन ये कंक्रीट जो होगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, इसको क्रैक्ड नहीं समझेंगे, ऊपर जो है। ठीक है, ये हो गया आपका B और ये गहराई हो गया आपका x से। ठीक है, x से आपको दिख गया क्योंकि वो न्यूट्रल एक्स है। ठीक है, ये वाला आपका क्रैक्ड हो चुका है। ठीक है, क्रैक्ड हो चुका है, तो जो भी कंक्रीट यहाँ से क्रैक्ड हुआ है उसका एक इक्विवेलेंट एरिया होगा। ठीक है, उसका जो इक्विवेलेंट एरिया होगा वो होगा हमारा m × AST। ठीक है, डिराइव नहीं करेंगे, डिराइव कराएंगे तो टाइम आपका बीत जाएगा। ठीक है, हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो जितना बता रहे हैं उतना ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंक्रीट यहाँ से हटा होगा उसका इक्विवेलेंट एरिया आपका कुछ इतना होगा। आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, ये रहेगा MAST। ठीक है ना, MAST। M क्या है यहाँ पर, मॉड्यूलर रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो M है ये क्या है, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो है। तो M बराबर 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, ये है आपका। और AST क्या है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए AST जो है वो है एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, बाकी हम बताएंगे क्या पेपर में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन। यही हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सेक्शन। इसी को देख करके आपको क्या करना है, सारा कैलकुलेशन करना होता है। इक्विवेलेंट सेक्शन मतलब समतुल्य, इसके समतुल्य क्या है, ये खंड है। ठीक, चलिए स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये कंक्रीट यहाँ पर मौजूद है कंप्रेशन में। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा लीनियर होगा, धीरे धीरे लीनियरली बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर के क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं CA, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ज्यादा हुआ, जैसे आएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। CBC नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, परमिसिबल नहीं लिख रहे हैं, CA लिख रहे हैं। ठीक है, तो CA लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कहीं पर भी नोटेशन, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, यहीं से हमें काम करना है, अब समझा देंगे आपको। चलिए देखिए जरा, नोटेशन थोड़ा लिखना था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CA है एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक्चुअल है। ठीक है, परमिसिबल नहीं, CBC नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अभी CBC नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इधर आएंगे तो मटेरियल तो आपका फेल हो चुका है, तो ट्रायंगल नहीं दिखेगा। डायरेक्ट जो होगा ये स्टील ही क्या करेगा, आपका सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस ले लेगा। ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेस ले लेगा, तो ये हो जाएगा आपका TA/M। ठीक है, आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिग्मा ST/M लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं लिख रहे हैं। देखिए हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, चाहते तो इसको ड्राइव कर देते, लेकिन हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, TA क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, ध्यान से देखना है वो। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम हो गया। अब कैलकुलेशन इसका आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है तो किसके कारण आ रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, बिल्कुल कहाँ पर लगेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट x है। ठीक, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगी। ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पर होगी। इसकी दूरी ऊपर से अगर देखेंगे तो ये रहेगा आपका x/3 पर। ठीक है, क्योंकि ये x है। ठीक है, मोटे की तरफ से है, यहीं पर आपका क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। कंप्रेसिव फोर्स आपका यही लग रहा होगा। देखिए कंप्रेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग बना देंगे टेंसाइल फोर्स। देखिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा T। ठीक है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स बराबर होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू कंप्रेसिव एरिया। ठीक है, एरिया देखिए B × X है, एरिया हो गया कंप्रेसिव एरिया। स्ट्रेस देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो ना मैक्सिमम लेंगे ना 0 लेंगे, दोनों का औसत लेंगे। 0 + CA
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये एरिया कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स जो हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना, 0 प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये स्ट्रेस हो गया, 0 यहाँ मैक्सिमम यहाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का एवरेज ले सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम ना मिनिमम ले रहे हैं। ये एरिया देखिए b इंटू एक्स से, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स से, ठीक है ना, b इंटू एक्स से है। तो ये हो गया स्ट्रेस इन कंक्रीट टॉप फाइबर पर, ठीक है ना, और मिनिमम आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 b इंटू एक्स से इंटू सी ए लिख सकते हैं, अथवा 1/2 सी ए बी इंटू एक्स से, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो कंप्रेसिव फोर्स C बराबर 1/2 सी ए इंटू बी इंटू एक्स से, ठीक है ना। कभी कभी आप देखेंगे बैलेंस सेक्शन रहेगा, बैलेंस सेक्शन रहेगा तो यहाँ पर लिख दिया जाता है CBC, ठीक है। तो अभी लिख नहीं रहे हैं, एक्चुअल वाला ही लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, टेंसाइल एरिया इनटू क्या हो जाएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस TA/M, ठीक है, और टेंसाइल एरिया M इंटू AST, ASTM से हम कटेगा तो TA इंटू AST हो जाएगा, ठीक है। तो काट करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा TA इंटू AST, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेंसाइल फोर्स, न्यूटन में आपका आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपका न्यूटन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए कंप्रेसिव फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, और टेंसाइल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर की तरफ है, ठीक है, इस तरीके से लग रहा है। इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोला जाता है लीवर आर्म। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स, जितना भी कंप्रेसिव फोर्स है टोटल रिजल्टेंट कहा जाता है, ठीक है। जितना कंप्रेसिव फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन, और टेंसाइल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं हम लोग लीवर आर्म, ठीक है। इसको हम लोग Z से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, Z से, ठीक है। तो ये दूरी देखिए कितना हो जाएगा, यही दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक D है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपकी D है, इफेक्टिव डेप्थ जो पीछे बनाए हुए थे, ठीक है, ये दूरी आपकी क्या है, D है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक D है, हमको इतना ही चाहिए, तो D में से XA/3 हटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा D माइनस XA/3, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लीवर आर्म, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एनालिसिस कर रहे हैं तो लीवर आर्म ही आपसे पूछा जाएगा। डिफिनेशन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। राइजिंग सेंटर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, आपको चैनल दिख जाएगा, ठीक है। लगभग 1000 उसमें सब्सक्राइबर हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से चैनल पर आप पहुँच जाएंगे तो नोट्स मिल जाएगा, और वहीं से आप एक और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन डालेंगे वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर आर्म किसको कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिला है बस, लीवर आर्म का डिफिनेशन, ठीक है। टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे बोल रहे हैं हम लोग लीवर आर्म, ठीक। तो थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, अथवा मोमेंट कैपेसिटी, मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को MR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है, अथवा क्या होगा, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। तो ये होगा आपका, अथवा क्या हो सकता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। तो कौन कौन सा फार्मूला कब यूज किया जाएगा उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कम C की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 CA B इंटू एक्स से, ठीक है। और लीवर आर्म Z की जगह लिख सकते हैं D माइनस XA/3, ठीक है। अगर टेंशन की तरफ से जाएंगे
ये वाला फ्रॉम टेंशन जोन, ये फ्रॉम कंप्रेशन जोन, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रॉम कंप्रेशन जोन, संपीड़न क्षेत्र की तरफ से प्रतिरोध आघूर्ण ये वाला है। अगर तनन क्षेत्र से प्रतिरोध आघूर्ण आप देखना चाहेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन जोन देखना चाहेंगे, तो आपको टेंसाइल फोर्स लेना है इनटू लीवर आर्म करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ऑब्जेक्टिव आपका यही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन, कितने टाइप के सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके पेपर में 100% दिखेगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेक्शन से क्या है, आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप फोर्स यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटाएंगे, टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात करते हैं, ये आपके पेपर में दिखेगा। चलिए टाइप्स ऑफ सेक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्शन, खंड के प्रकार, ये ऑब्जेक्टिव 100% पेपर में है, ठीक है। ये कोई काट नहीं पाएगा, ये 100% है पेपर में, ठीक है। किस तरीके से पूछा जाएगा वो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे, देखिए 2 टाइप के आपको सेक्शन दिखेंगे, ठीक है। एक दिखेगा बैलेंस और एक होता है आपका अनबैलेंस, ठीक है। तो एक होगा आपका क्या, बैलेंस्ड सेक्शन, एक होता है बैलेंस्ड सेक्शन और एक होता है अनबैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है ना। 2 सेक्शन है, एक आपका बैलेंस है, दूसरा होता है अनबैलेंस, ठीक है। अनबैलेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन और एक होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, एक बैलेंस सेक्शन होता है और एक होता है आपका अनबैलेंस सेक्शन, ठीक है। अनबैलेंस सेक्शन 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक रहेगा आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, ये अनबैलेंस में आएगा, ठीक है ना। और एक होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। ये दोनों जो है अनबैलेंस है, ध्यान में रखना है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, ये भी अनबैलेंस्ड है और ये भी अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे बैलेंस सेक्शन की, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन के कई नाम हैं, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, इसको बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन और इकोनॉमिकल सेक्शन, दूसरा भी नाम है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल सेक्शन, इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। देखिए 3 नाम है, ये बैलेंस सेक्शन के 3 नाम है, ठीक है। अनबैलेंस 2 टाइप के, एक अंडर और एक ओवर, ठीक है। चलिए इससे आपको समझाते हैं। पहले एक सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना, एक सेक्शन बना रहे हैं जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। बताएंगे कब बैलेंस होगा, ठीक है, अभी आपको डिफिनेशन बताएंगे। इसकी चौड़ाई आपकी b है और इसकी जो गहराई है, ठीक है, इसकी जो गहराई वो कैपिटल D है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, केवल आप जो भी रेनफोर्समेंट पड़ा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की गहराई लेंगे, ठीक है। यानी हम बात करेंगे केवल इफेक्टिव डेप्थ की, ठीक है। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ पड़ा है और एक बार यहाँ पड़ा है, ठीक है। 3 छड़ें इसमें पड़ी हुई हैं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक की गहराई को बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव डेप्थ। ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है। इस सेक्शन का मान लेते हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसका न्यूट्रल एक्सेस यहाँ से ऊपर से कुछ गहराई पर है, ठीक है। तो नीचे कुछ गहराई पर है, तो थोड़ा सा हम बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा पीछे बनाएंगे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसको एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक्स से डिनोट करेंगे। लेकिन ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो यहाँ पर जो गहराई है इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और इस न्यूट्रल एक्सिस जो भी आपको दिख रहा है इसको बोला जाएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब बैलेंस सेक्शन है, अथवा इकोनॉमिकल है, ठीक है, इकोनॉमिकल सेक्शन है। तो यहाँ पर जो गहराई दिखेगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस की, उस गहराई को बोलेंगे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्सिस इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसी से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्सी हो जाएगा, देखिए हम जानबूझ के कर दे रहे हैं तो हम डिराइव कर देते हैं, ठीक है। एक्सी है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल
न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और एक्सी बराबर होगा हमारा यम सिग्मा सी बी सी अपान यम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, ठीक है। डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टी बीम हो, एल बीम हो, ट्रायंगुलर बीम हो, ठीक है, अथवा आपका क्या हो जाए डबली रेनफोर्स सेक्शन बीम हो जाए, तब भी आप एक्सी का मान यही पाएंगे, ठीक है। एक्सी का मान आपका फिक्स होता है किसी भी सेक्शन के लिए। अगर ये नहीं चेंज कर रहे हैं, डी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा आपका क्या होगा, यही क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की गहराई देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि किसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, अथवा बैलेंस सेक्शन अथवा इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन पर जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, लोड लगाते हैं, ठीक है, जब लोड धीरे धीरे लगाएंगे ना तो क्या होगा, कंक्रीट जो होगा और स्टील जो इसमें पड़ा है, ठीक है, दोनों में स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा। दोनों में जो स्ट्रेस होगा, जो एक्चुअल स्ट्रेस होगा, एक साथ परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इन केस में अगर देखेंगे तो जो एक्चुअल स्ट्रेस इसमें होगा कंक्रीट में, ठीक है, कंक्रीट में होगा CA, ये CBC तक पहुंचेगा। जब CBC तक पहुंचेगा उसी समय ये जो होगा, इसमें जो TA होगा एक्चुअल स्ट्रेस, ये भी सिग्मा ST पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ परमिसिबल लिमिट पर पहुंचेंगे, मतलब कि ये जो फेलियर होगा अचानक में होगा, कम ही डिफ्लेक्शन दिखेगा, अचानक में फेल हो जाएगा, ठीक है। अचानक में फेल होगा, ये वाला सेक्शन बहुत खतरनाक होता है, क्रिटिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि अचानक में फेल होगा, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, उससे पहले क्या होगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन, फिर तुरंत कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इसको क्रिटिकल सेक्शन। तो इसकी खासियत क्या है, इसमें जो आप देखेंगे जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, कंक्रीट में और स्टील के अंदर जो एक्चुअल स्ट्रेस होगा, दोनों एक साथ परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सेक्शन को हम लोग बोल देंगे कौन सा सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, अथवा क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। तो पहले पेपर में आएगा आपका बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस की गहराई होती है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे, इस केस में देखेंगे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा O और क्रिटिकल वाला एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका क्रिटिकल वाला तो है ही है, साथ ही साथ आपका एक्चुअल वाला भी यहीं पर रहेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की गहराई को हम लोग क्या करते हैं, एक्से से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्स से बराबर आपका दिखेगा एक्सी फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है सडन फेलियर होगा, दोनों मटेरियल एक साथ क्या होंगे, अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएंगे, अनुगेय सीमा पर एक साथ पहुंचेंगे, अचानक में यहाँ पर फेलियर हो जाएगा, बोलेंगे इसको क्रिटिकल सेक्शन, एक्स से बराबर एक्सी दिख जाएगा, ठीक है। तो इस दशा में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, चाहते तो हम डिराइव कर देते हैं स्ट्रेस डायग्राम से, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम इसका बना करके हम क्या करते हैं, आपके लिए डिराइव कर सकते थे, लेकिन हम नहीं किए, ठीक है। तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 1/2, CA के जगह आप लिख सकते हैं CBC, और होता है फार्मूला B इंटू एक्स से, देखिए एक्स से की जगह आप XC लिख सकते हैं, और हो जाएगा D माइनस XC/3, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्सी, देखिए एक्सी बराबर होता है एम सिग्मा CBC अपन एम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी, ठीक है। ये जो बड़ा वाला चीज दिख रहा है ना, इसके जगह हम लोग K लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सी बराबर K इंटू डी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सी की जगह K लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे K लिखेंगे तब देखिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 सिग्मा CBC B K इंटू डी, ठीक है ना, K इंटू डी, D माइनस KD/3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, D को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस B लिख दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 सिग्मा CBC K दिखेगा, 1 माइनस K/3 दिखेगा, और ये दिखेगा BD², ठीक है। BD² आपको दिख जाएगा, इसको आप Q कह देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर, ठीक है। तो MRB ये हो जाएगा आपका Q BD², ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, Q BD²। यहाँ सब क्या कर सकते हैं, डेप्थ निकाल सकते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो यहीं से तो निकाला जा सकता है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। Q है यहाँ पर
फैक्टर, कौन सा फैक्टर है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए आप परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक के हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ऊपर से क्या है, जो TA है वो सिग्मा ST के बराबर हो गया। तो आप चाहें तो टेंशन जोन से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कंप्रेशन जोन से है आप टेंशन से भी कर सकते हैं। सिग्मा ST AST D - XA/3, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि बैलेंस सेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन पर, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब अनबैलेंस सेक्शन में, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसी सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यही B रहेगा, वही आपका D रहेगा, सब वही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग इसी को बनाने वाले हैं, देखिए इसी को बना रहे हैं, कुछ और नहीं बना रहे हैं, इसी को बना रहे हैं, ठीक है। उसी सेक्शन को बना रहे हैं। बस इसमें क्या कर रहे हैं, स्टील जो है कम कर दे रहे हैं, एक छड़ कम कर दिए, ठीक है। छड़ की मात्रा हम लोग कम करेंगे। तो यहाँ पर जब रेइनफोर्समेंट आप क्या करेंगे, कम और ज़्यादा करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेक्शन आपका बदलता रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस वाले से हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन में कुछ और नहीं चेंज किए हैं, केवल इसमें रेइनफोर्समेंट जो है कम कर देंगे बैलेंस वाले से। तो इसको कहेंगे अंडर रेइनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर छड़ कम हो गया तो अंडर हो गया, अल्प प्रबलित हो गया, मतलब इसमें प्रबलन जो है कम डाला गया है। देखिए कम डाल दिए, बाकी आपको D वही देखने को मिलेगा, ठीक है, वही देखने को मिलेगा। और जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होगा किस पर डिपेंड कर रहा था, मटेरियल पर और D पर। ना D चेंज कर रहे हैं, ना ये कंक्रीट और स्टील चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इनका ग्रेड नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम 15 यूज किए थे तो वही कर रहे हैं, Fe 250 यूज कर रहे थे तो वही कर रहे हैं। D भी हम लोग चेंज नहीं किए हैं, ठीक है, D भी चेंज नहीं किए हैं। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस XC का मान आप देखेंगे तो यही तो दिखेगा, XC तो आपको यही देखने को मिलेगा, K/D, या तो यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, यही तो कहेंगे। देखिए यहीं पर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, जैसे स्टील कम होगा, जैसे स्टील कम होगा, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी पूरी बॉडी की थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जिधर वेट ज्यादा रहता है उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी जाती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे ये है, इधर हम लोग क्या करें, लोड कम कर दें। जैसे इधर हम लोग लोड कम करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी इधर खिसक जाएगी, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इधर मटेरियल कम हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सेस होगा इसके ऊपर चला जाएगा, इधर ये एक्चुअल वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसकी गहराई को हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है XC इज ग्रेटर देन XA। इस केस में देखिए क्या दिख रहा है आपको, इस केस में क्या दिख रहा है, XC इज ग्रेटर देन XA। अगर ऐसा दिख जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अब क्या पेपर में कैसे आएगा, एक तो ऐसे आ सकता है, दूसरा डिफिनेशन आ सकता है। देखिए इसमें स्टील कम है और कंक्रीट आपका उतना ही उतना है, ठीक है। कंक्रीट में कमी नहीं की है क्योंकि चौड़ाई और गहराई वही रखा गया है, ठीक है। तो इधर जो लोग हैं, इधर जो कंप्रेशन जोन में है, इधर मान लीजिए कितने लोग थे, 3 लोग थे, ठीक है। बैलेंस सेक्शन के इसमें कंक्रीट सारा लोड सह रहा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए इधर भी 3 लोग हैं कंक्रीट वाले, 3 कंक्रीट के पिलर बना दिए हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और 3 इधर है, ठीक है। इन केस में क्या था, ऐसे हैं, 3 लोग इधर खड़े, 3 लोग इधर खड़े, ठीक है। इस तरीके से हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए ये मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सेस है, ठीक है। ये आपका कंक्रीट वाले हैं, कंक्रीट वाले 1 2 3 पिलर थे, और यहाँ पर भी आपके जो स्टील वाले हैं इधर भी 3 लोग थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लोड लगा रहे हैं कितना, 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। 100 किलो न्यूटन का लगा रहे थे, ठीक, 100 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये लोग मतलब एक खंबा है, समझ लीजिए डंडा है, ऐसे ही है, ठीक है। इधर से लोग संभाले हुए हैं। अब हम लोग क्या रहे हैं, यहाँ पर एकदम बैलेंस था, ठीक है, बराबर बराबर लोडिंग थी। हम लोग क्या किए, ये वाला हटा दिए, एक आदमी को वहाँ से हटा दिया गया, देखिए एक आदमी को हटा दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ये लोडिंग लगा है ना, ये लोडिंग लगा है, इसके कारण ये लोग पहले हार मान जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए धीरे धीरे लोड बढ़ाएं, धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, कंक्रीट में जो 3 लोग हैं ये आपस में बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे, और ये जो लोडिंग जो भी इधर जाएगी ये लोग 2 लोगों में बटेगा, ठीक है। तो पहले ये थक करके हार जाएंगे, ठीक है। देखिए ये 3 लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 किलो लोड लगाए, जैसे लगाए ये क्या करेंगे, एक एक
1-1 kg जो है लोड ले रहे हैं, ठीक है। 3 kg लगाए, 1-1 kg ले लिए और ये लोग 1.5 लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए फिर लोड बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्या होगा, यहाँ पर लोडिंग जो लगेगी ये ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और ये बेचारे पहले फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर देखेंगे स्टील कम होने के कारण, इनकी मात्रा कम होने के कारण इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, आपका परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंचेगा। एक्चुअल स्ट्रेस इसमें पहले पहुंच जाएगा और ये कंक्रीट जो रहेगा अभी क्या होगा, इसमें एक्चुअल स्ट्रेस जो होगा वो सीबीसी से कम रहेगा, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस से कम रहेगा। यानी कि इसमें अगर फेलियर देखेंगे तो यहाँ पर स्टील जो है पहले फेल हो जाएगा, ठीक है। पहले फेल हो जाएगा क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेस पर ये वाला मटेरियल पहले पहुंचेगा, कंक्रीट बाद में पहुंचेगा। तो ऐसे सेक्शन को बोलेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टील जो होगा पहले अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुंचेगा, कंक्रीट बाद में पहुंचेगा, ठीक है, बाद में पहुंचेगा। यानी यहाँ पर एक्चुअल जो स्ट्रेस होगा और लेस देन सीबीसी के बराबर होगा जब फेलियर डेवलप होगा, और यहाँ पर एक्चुअल वाला जो होगा सिग्मा एसटी के बराबर हो जाएगा। जब ये कम ही रहेगा सीबीसी से तभी ये परमिसिबल पर पहुंच जाएंगे, और फेलियर जो होगा यही यहाँ से फेल होंगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फेलियर डेवलप होगा वो होगा टेंशन। यहाँ पर क्या है, टेंशन फेलियर है। और यहाँ पर देख रहे थे दोनों फेलियर एक साथ हो रहा था, ठीक है, कंबाइंड फेलियर। यहाँ पर क्या होता है, कंबाइंड फेलियर होता है, कंबाइंड फेलियर होता है। ये क्या होता है, कंबाइंड फेलियर होता है, मतलब कंप्रेशन प्लस टेंशन दोनों, ठीक है। और ये अचानक होगा, सडन, ठीक है। और ये सडन नहीं होगा, पहले बहुत सारा डिफ्लेक्शन होगा उसके बाद फेल होता है, ठीक है। तो ये होता है टेंशन फेलियर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें स्टील जो है बाद में परमिसिबल, पहले परमिसिबल लिमिट में पहुंचेगा, कंक्रीट बाद में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर दें, ओवर वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक छड़ और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें देखिए बैलेंस वाले के लिए 3 लोग थे, अब इसको हम लोग बढ़ा दिए 4 लोग, छड़ ज़्यादा डाल दिए, ठीक है। जब छड़ ज़्यादा डाल देंगे वही सेक्शन है और 3 के जगह 4 छड़ हो गया, ठीक है। रेनफोर्समेंट बढ़ा दिए। अब लोड लगाएंगे, अब लोड लगाएंगे तो कंक्रीट के अंदर जो एक्चुअल स्ट्रेस होगा वो पहले अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा, और स्टील के अंदर स्टील जो है ज़्यादा यूज कर लिए तो ये अपने परमिसिबल लिमिट पर पहले नहीं पहुँचेगा। पहले यही क्रशिंग में फेल हो जाएंगे, ठीक है, यही फेल हो जाएंगे, ये अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यानी यहाँ पर जो फेलियर होगा वो होगा हमारा कैसा, कंप्रेसिव, ठीक है। तो जब स्टील आपका ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ओवर रेनफोर्स बीम सेक्शन, ठीक है। तो यही है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग ओवर कहेंगे, ठीक है, ओवर कहेंगे। सब कुछ वही है, स्टील बस बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। स्टील आपका बढ़ गया, ठीक है। जैसे स्टील आपका बढ़ेगा, देखिए बी नहीं चेंज किए हैं, मटेरियल नहीं चेंज किए हैं और स्मॉल डी नहीं चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रेड वाला दिख रहा है ये तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है, और इसकी गहराई को एक्सिस से डिनोट करेंगे। अब क्या है, जैसे स्टील बढ़ेगा, जैसे आपकी मात्रा इधर वेट बढ़ेगा, तुरंत सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे आ जाएगी, एक्चुअल वाला यहाँ आ जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इधर आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की गहराई को बोलेंगे एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स से जो होगा एक्सिस से बड़ा होगा। तो इसमें आप देखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, दिख रहा है, देखिए एक्चुअल वाला यहाँ है, क्रिटिकल वाला यहाँ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। यहाँ पर जो फेलियर होगा वो कौन सा होगा, आपका कंप्रेशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। यहाँ पर जो आपको विफलता दिख रही है वो कंप्रेशन दिख रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जितने तरीके से वो पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बैलेंस सेक्शन के लिए अथवा इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकता है। क्या करेगा, आपका स्टील का ग्रेड दे देगा, ठीक है, स्टील का ग्रेड देगा, परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ लेगा फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन और बैलेंस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए बीम के केस में, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटाएंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फेलियर कब डेवलप होगा, ठीक है। अंडर में कौन सा फेलियर होगा, ओवर में कौन सा होगा। तो अगर आप लोग शेयर कर देंगे, जो लोग भी देखते हैं रेगुलर, तो थोड़ा सा चैनल हमारा बढ़ जाएगा आगे। और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शेयर कर देंगे तो हमारा भी फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, हमारा भी, दोनों लोगों का फ़ायदा है, तो काम होगा। केवल एक व्यक्ति का फ़ायदा होगा तो काम नहीं होता है, मन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए
चलिए परसेंटेज ऑफ स्टील की पहले बात करें तब इकोनॉमिकल पर आएंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। पीटी से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। सीधा फार्मूला लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील बराबर होता है AST डिवाइडेड बाई B इंटू D इंटू 100। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं, इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, अथवा परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। और इकोनॉमिकल सेक्शन को हम बोले हैं बैलेंस सेक्शन भी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, बैलेंस्ड सेक्शन, आप ध्यान से रखिएगा, याद, ठीक है ना। तो चलिए, तो अगर बैलेंस सेक्शन की बात करें तो इसमें जो होता है कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ करेंगे। इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन की दशा में, संतुलित खंड की दशा में कंप्रेसिव फोर्स बराबर होता है टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और जब बैलेंस रहेगा तो दोनों के अंदर जो दोनों मटेरियल है एक साथ अपने परमिसिबल लिमिट पर ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स बराबर हो जाएगा 1/2 सिग्मा CB इंटू XC, ठीक है। ये लिख सकते हैं बराबर सिग्मा ST AST, ठीक है। देखिए यहाँ पर CA था तो एक्चुअल वाला जो होगा CBC के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील TA बराबर सिग्मा ST लिख सकते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या कर देंगे, AST/BD इसको बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और कुछ भी हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो XC की जगह हम लोग क्या करेंगे, XC की जगह K इंटू D लिख सकते हैं, ठीक है। XC बराबर K इंटू D हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 1/2, थोड़ा सा इधर लिखिए, 1/2 CBC B इंटू XC की जगह हम लिखेंगे K इंटू D, मतलब देखिए K इंटू D लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं, बराबर सिग्मा ST इंटू AST, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से B और D को क्या करेंगे, इसी के नीचे भेज देंगे और सिग्मा ST को इधर लाएंगे, ठीक है। तो AST/BD आ जाएगा, तुरंत 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, ठीक है। तो B और D को इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आपका CBC के, देखिए CBC के डिवाइड बाई 2 है, सिग्मा ST इधर आएगा, इधर लिखेंगे 2 सिग्मा ST, ये हो जाएगा AST डिवाइडेड बाई BD, ठीक है। AST/BD, अगर फार्मूला भूला तो आप इसी का यूज करेंगे जिसे हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 100 करेंगे तो AST/BD इंटू 100 को परसेंटेज ऑफ स्टील कह सकते हैं। देखिए 2 से ये 100 कटेगा 50, ठीक है। इस तरीके से कटेगा, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील। देखिए फार्मूला दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा इधर लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील बराबर हो जाएगा, देखिए CBC के डिवाइडेड बाई सिग्मा ST, ये हो गया। और क्या है, 50 भी है ना, तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं, 50, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50, 50 हो गया। तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन आ गया कितना, 50 इंटू सिग्मा CBC K/, सिग्मा ST, ठीक है। अब पेपर में कैसे पूछा जाएगा, कहेगा, क्वेश्चन जो कहेगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रश्न कहेगा, ठीक है, प्रश्न कहेगा कि इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, फॉर किसके लिए, फॉर FE 415 एंड M20 और FE 415 के लिए, यही पेपर में आएगा, जो ये लिखे हुआ ना यही से आएगा पेपर में, ठीक है। यही वाला आएगा, आप एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो इन मटेरियल के लिए पूछा जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर जो K दिख रहा है कुछ और नहीं है, K क्या है, M सिग्मा CBC/M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा AST है, ठीक है। जब XC निकालते थे तो K इंटू D लिखते थे, ठीक है। तो वहाँ पर K की वैल्यू यही है, तो K का मान यही है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या है, इनका मॉडुलर रेशियो निकाला जा सकता है, क्योंकि मॉडुलर रेशियो M बराबर 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। 280/3 सिग्मा CBC, और यहाँ पर क्या है, M20 है तो CBC की जगह आप 7 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 7,
7 चौक 28, 13 3 39, 13.33, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मॉडुलर रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर 13.33, यहाँ 7 रखेंगे। सिग्मा एस टी Fe415 के लिए कितना होगा, सिग्मा एस टी 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, 415 को 1.78 से डिवाइड करेंगे तो लगभग यही वैल्यू देखने को मिलेगा। कोडल प्रोविजन है वैसे, ठीक है, कोडल प्रोविजन है, लेकिन हमको याद है तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उठा कर क्या रखेंगे, k की वैल्यू आएगा, k का वैल्यू यहाँ रखना है, CBC आपका जो भी दिया रहेगा, जो भी ग्रेड रहेगा वो रखना है, सिग्मा एस टी रखना है और ये 50 रखना है। परसेंटेज ऑफ स्टील आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप याद करके रखेंगे, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिएगा, आप टेबल बना लेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील का, परसेंटेज ऑफ स्टील का एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर ग्रेड रहेगा, ठीक है, M15, M20, M25, M30, ठीक है, इतने तक का बना लीजिएगा। पेपर में M20 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, Fe250, Fe415, Fe500, ठीक है ना, और Fe550, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का आप तैयार कर लेंगे, किसके साथ, M20 के साथ, ठीक है। M20 के साथ आपको क्या करना है, ये तैयार करना है, ये और ये आपको याद करके रखना है, ठीक है, याद करके रखना है। उसके बाद एक चीज़ और देखना है, एक चीज़ और देखना है कि अगर आप देखिए स्टील जो है वही यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टील आप वही यूज कर रहे हैं और ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, यहीं से पता चलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए Fe250 के लिए मतलब इसके लिए निकालिएगा, Fe415 के लिए पेपर में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील कुछ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो है M15 के लिए निकाले थे, ठीक है। अब M20 के लिए निकाल लेंगे तो कुछ आएगा, M25 के लिए निकालेंगे, ऐसे M30 के लिए, ठीक है। तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील लिखेगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील। ग्रेड आप चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंक्रीट का ग्रेड आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ाएंगे आप देख लीजिएगा परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, एक चीज़ और क्या करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को फिक्स कर दीजिए, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को फिक्स कर दीजिए। स्टील आप बदलिए, ठीक है, स्टील बदलिए, ये वैल्यू आप चेक करनी है, ये वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, M20 कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को आप फिक्स कर दिए हैं। अब क्या हो रहा है, स्टील का ग्रेड लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है क्या परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये आप घर पे करेंगे, ठीक है। वहां से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये अंदर से पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट थोड़ा इसके लिए वैल्यू याद कर लेंगे। उसके बाद जो हम बोले हैं वो आप काम करेंगे, टेबल जरूर बनाएंगे आप घर पर, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक। तो ये वाला थोड़ा सा आप याद करके रखेंगे। एक और परसेंटेज ऑफ स्टील का हम बताएंगे फार्मूला, और आपको बताते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील का, परसेंटेज ऑफ स्टील का, ठीक है ना। वो इकोनॉमिकल सेक्शन नहीं, किसी भी सेक्शन के लिए हो सकता है वो, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील बराबर होगा, ये होता है 50 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस डिवाइडेड बाई m इंटू डी माइनस AX, ठीक है ना। इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए नहीं, कोई एक सेक्शन दिया गया है, ठीक है ना, उसके लिए है, वरना एक्स की जगह एक्स ही रहता है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन बीम सेक्शन, ठीक है। नोट है, ये ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन बीम सेक्शन, बीम सेक्शन, ठीक है। तो ये AST मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्स ये होता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब ये B है और ये टोटल D है, ठीक है, B इंटू डी, तो ग्रॉस एरिया आपका होगा B इंटू डी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.04 B इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। दूसरा देखिए मिनिमम कितना लेना है, मिनिमम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम है, मिनिमम पर चलिए ऑब्जेक्टिव दिखेगा ये, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। नोट 2, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। देखिए इसको क्या कहेंगे,
ए टी नॉट, देखिए ए टी नॉट कह दीजिए अथवा मिनिमम कह दे रहे हैं, मिनिमम, ठीक है। ये होता है हमारा 0.85 बी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एफ वाई, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी इंटू डी को इसके नीचे भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए टी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, ये एरिया लिखे हुए हैं, डिवाइडेड बाई देखिए ये बी इंटू डी नीचे आएगा, बी इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा 0.85 ए एफ वाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 का गुणा करेंगे, जैसे इधर गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका परसेंटेज मिनिमम, पीटी मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ऐसे लिख सकते हैं। 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.85 अपान ए एफ वाई, ठीक है। अब देखिए 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये दशमलव हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 85 डिवाइडेड बाई ए एफ वाई, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बनेगा, कहेगा FE 415 के लिए, FE 415 के लिए मिनिमम टेंसाइल रेइंफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। कितना होता है तो यहीं से निकालेंगे, ठीक है। FE 415 का मतलब होता है ये वाला आपका एल्ड स्ट्रेस, ठीक है। एल्ड स्ट्रेस कहिए तो इसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। 0.2 स्ट्रेन पर ये मिल जाता है, चलिए कोई बात नहीं। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख गया, तो ये हो गया PT मिनिमम FE 415 के लिए, ये हो गया आपका 85 डिवाइडेड बाई 415, ठीक है। चूंकि परसेंटेज में आएगा 100 का हम लोग गुणा कर लिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो FE 415 के लिए याद कर लेंगे, और ठीक है FE 500 के लिए याद कर लेंगे, ठीक है। 2 के लिए आप क्या करेंगे, याद करेंगे, निकाल करके रख लीजिए, चूंकि आपके पेपर में कैलकुलेटर नहीं है ना, तो कैलकुलेशन में समय लग जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा तो ये वाला आएगा, मिनिमम पूछेगा तो ये वाला आएगा, ठीक है ना। यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो।